Assalamu alaikum dear students, welcome back to the second lecture of chemistry, environmental chemistry, chapter number 14. स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो कल रीजन्स पढ़े थे अर्थ की सरफेस से अबव। हमने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, म्यूजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर पढ़ा था। स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो फर्स्ट टू रीजन्स के बारे में स्टडी करना है, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेनी है। म्यूजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बारे में जो है वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो स्टूडेंट्स ट्रोपोस्फेयर के अगर हम लोग जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसकी जो हाइट है वो 0 से 12 किलोमीटर तक है। ठीक है, अर्थ के सरफेस से 0 किलोमीटर से बिल्कुल सरफेस से लेकर ऊपर 12 किलोमीटर तक है। ठीक है, 12 किलोमीटर इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो इसमें 17 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर स्टार्ट होता है और ऊपर एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर हम ऊपर जाएं तो टेम्परेचर कम -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो मेजर गैसेस हैं वो नाइट्रोजन है N2 गैस एंड ऑक्सीजन है O2 गैस। 78% हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन होता है और 16% क्या होता है हमारे पास ऑक्सीजन होती है। बाकी नेग्लिजिबल अमाउंट में बेशक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मौजूद हैं, बट दीज आर द मेजर गैसेस। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये गैसेस असल में 99% बना रही हैं। बाकी जो 1% है, ठीक है, वो हमारे पास कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है विच इज़ 0.04% एंड वाटर वेपर्स भी समहाउ मौजूद होते हैं। और इन दोनों का भी जाहिर है अब अल्लाह ने ये चीज़ रखी हुई है तो इनका भी एक काम होगा। एटमॉस्फेयर में क्या काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दो गैसेस जो हैं वो सनलाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है और वाटर वेपर्स जो हैं, वाटर आपको पता है कि वो भी जो है वो सनलाइट की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दोनों गैसेस क्या करती हैं, ये दोनों गैसेस जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। बोथ ऑफ दीज गैसेज अलाउ विजिबल लाइट टू पास थ्रू। इन दोनों में से विजिबल लाइट गुजर जाती है और ये अर्थ जो रेडिएशंस एमिट करती है, मैंने आपको कल भी बताया था, अर्थ जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एमिट करती है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ एमिट करती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ एमिट कर रही है, मतलब कि फर्ज करो ये हमारे पास जो है वो अर्थ है, ठीक है, सनलाइट से आ रही है यूवी रेज और अर्थ से टकराकर दे कन्वर्ट इनटू IR रेज। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये IR रेज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ को वार्म रखती हैं। ठीक है, सर्दियों में तो चलो हमें फ़ायदा हो जाता है, बट गर्मियों में हमें इसकी पता चलती है कि कितना ये जो है वो डिवास्टेटिंग होता है। खैर, अब कंसंट्रेशन जो है ना इन गैस की आहिस्ता आहिस्ता लेंथ ऊपर जब हम जाते हैं हाइट की तरफ, अब 12 किलोमीटर तक, तो आहिस्ता आहिस्ता कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है इन गैसेस की। ठीक है, मतलब कि ज़मीन के साथ साथ, ज़मीन के पास पास ये गैसेस ज़्यादा होंगी, लेकिन हम ऊपर आसमान की तरफ चलें तो इनकी कंसंट्रेशन ऊपर कम होती जाती है। ख़ास तौर पर आप लोग देखो, जब बहुत हाइट पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में मसला होता है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर प्रॉपर मौजूद नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों ने पहले ये बात याद रखनी है कि हम हाइट के साथ ट्रैवल करते हैं तो इन गैसेस की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। ठीक है, और सेकंड बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि उसके साथ साथ टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। देखें, सरफेस पर टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर मूव करेंगे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है क्योंकि ये गैसेस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। उसके बाद पर किलोमीटर 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम होता है। ज़ाहिर 12 किलोमीटर है तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 किलोमीटर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दिस इज़ द रीजन, ये वही रीजन है जहाँ पर सारे वेदर्स होते हैं, मतलब कि ठंड है, गर्मी है या हवा चल रही है, बादल हैं। ट्रोपोस्फेयर में ही ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो सारे इसी रीजन में फ्लाई करते हैं, ट्रोपोस्फेयर से ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट रीजन है, स्टूडेंट्स एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने जो है वो क्या क्या मेजर पढ़ा है, कि इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उनका काम क्या है कि उन्होंने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसके बाद ये दोनों जो गैसेज हैं ये क्या करती हैं, विजिबल लाइट तो इसमें से गुजर जाती है जो सनलाइट से आ रही होती है। ठीक है, और लेकिन जो IR रेडिएशन हैं ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं। ये यहाँ तक
कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स है उनका फंक्शन है अगर पेपर में आए तो। उसके बाद जो है ट्रोपोस्फेयर की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एल्टीट्यूड के साथ जो है वो यहाँ पर कंसंट्रेशन गैसेस की कम हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है और हर किलोमीटर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। मतलब एक किलोमीटर हमने तय किया तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, फिर और 1 किलोमीटर तय किया 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और कम हो गया। इस तरह यही वो रीजन है जहाँ पर वेदर्स होते हैं और एयरक्राफ्ट होते हैं। हमारी बर्ड्स फ्लाई करती हैं इसी रीजन में सारा कुछ। ओके, देन कम स्टूडेंट्स स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सेकंड हमारे पास है रीजन ऑफ अर्थ, वो लेयर ऑफ अर्थ या स्फीयर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर के जो लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्टूडेंट्स स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास जो है वो रीजन है जो ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट है। 12 से 50 किलोमीटर तक जो है वो इसकी थिकनेस होती है, ये पूरा एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर टेम्परेचर का पहले आप लोग देख लेंगे, टेम्परेचर -58 हुआ था ट्रोपोस्फेयर के एंड तक आते आते, और स्ट्रेटोस्फेयर के स्टार्ट में कितना है -58, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर जाता है। स्टूडेंट्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड तब जो है वो टेम्परेचर जाएगा और ये टेम्परेचर नो डाउट ठंडा है, ठीक है, लेकिन -58 की निस्बत ये ज़्यादा ठंडा नहीं है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ है, मतलब पहले इतनी ठंड बन गई थी ट्रोपोस्फेयर के एंड तक और अब स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से गर्मी बन रही है, मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, गर्मी क्यों बन रही है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। स्टूडेंट्स ये आपने बात याद रखनी है, यहाँ पर टेम्परेचर राइज करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ओजोन एक ट्राई एटॉमिक गैस है, ठीक है, O3 ओजोन है, ट्राई एटॉमिक, 3 एटम ऑक्सीजन के इसमें मौजूद हैं, ठीक है। डायटॉमिक और मोनोटॉमिक गैस के मिलने की वजह से ये ट्राइएटॉमिक गैस बनती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ओजोन क्या करता है, ओजोन एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट की रेडिएशंस को, इस वजह से टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। उसके अलावा इस रीजन में जो है वो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर भी हमारे पास बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, ठीक है, फ्रीजिंग की तरफ नहीं जा रहा, ज़्यादा की तरफ आ रहा है। और इसकी लोअर लेयर में जो होगा ना टेम्परेचर -58 होगा, ठीक है, क्योंकि -58 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर आते आते कहाँ तक आ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है उसके टेम्परेचर आ सकता है। दस जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो हमारे पास जो है वो फिगर में आप लोगों को शो किया हुआ है, अब हम देख लेते हैं। उसके अलावा ओजोन जो है वो अपर लेयर की जो ओजोन होती है वो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है सन में, और वहाँ पर ओजोन जो है वो टूट के कन्वर्ट हो रही है मोनो एटॉमिक गैस में और डायटॉमिक ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब कि ये दोनों मिलकर दोबारा से ओजोन गैस बना देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि ओजोन के बनने में और ओजोन के टूटने में थोड़ा सा फ़र्क है। नो डाउट इक्वेशन रिवर्सिबल है, लेकिन रीजन का फ़र्क है। अपर स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास जो है वहाँ पर ज़्यादा यूवी रेडिएशंस आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूवी रेज पड़ती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो ओजोन के मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो जाते हैं और यहाँ पर प्रोसेस होता है कि ओजोन टूटकर O2+O बना देती है, ठीक है, डायटॉमिक और मोनोटॉमिक। लेकिन मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा यूवी रेज नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दोबारा से O2+O जो है वो मिलकर ओजोन का मॉलिक्यूल फिर से बना देती है। मतलब यहाँ पर ये ओजोन फॉर्मेशन रीजन है जो मिड स्ट्रेटोस्फेयर है, और जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर है वो ओजोन का डिकम्पोजिशन वाला रीजन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जो है वो अब यही लिखा हुआ है, आप लोगों ने ध्यान से देखना है। पीछे उन्होंने कहा था अपर लेयर एब्जॉर्ब, अपर लेयर में याद रखना है ओजोन की डिकम्पोजिशन हो रही है, लेकिन जो मिड स्ट्रेटोस्फेयर है स्टूडेंट्स, मिड स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्योंकि लेस यूवी लाइट है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर O2 और O कंबाइन कर दोबारा से जो है वो ओजोन बना देंगे, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब यहाँ से हीट जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। ओजोन इसलिए ये रीजन थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्सोथर्मिक प्रोसेस कर रहे हैं। ओजोन फॉर्मेशन इन दिस रीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। फिर यहीं पर याद रखना है आप लोगों ने स्टूडेंट्स, मिड स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर बनती है अर्थ के अराउंड। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ लेंगे कि ये अर्थ के अराउंड ओजोन लेयर है क्या। द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें, ठीक है, अपर में तो चलो ओजोन डिकम्पोज हुई है और मिड में ओजोन बन रही है, पीछे रह गई है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। यहाँ पर इतनी ज़्यादा यूवी रेडिएशंस नहीं पहुँचती हैं और यहाँ पर मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओजोन जो है वो नहीं बनती है, यहाँ पर ओजोन पाई नहीं जाती है।
स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ओजोन एक बहुत वेल नोन गैस है। आप लोगों को अगर नहीं पता इसके बारे में तो फोटोकॉपियर्स और बाकी जहाँ पर भी हम लोग जो है वो देखते हैं वहाँ पर ओजोन बनती है ऑक्सीजन से। और आप लोगों ने नोट किया होगा फोटोकॉपीज़ के पास जो है एक अजीब सी स्मेल होती है, असल में वो ओजोन होती है। ओजोन एक पॉइजनस गैस है और ये पॉल्यूटेड सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट क्या है? पॉल्यूटेंट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है कि जिसको अगर हम किसी में डालेंगे तो वो हमारा पूरी चीज़ को जो है वो या इम्प्योर कर देगा या वो ख़राब कर देगा। ठीक है, पॉल्यूटेंट असल में एक वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जिसका कोई काम अब नहीं है और ये पॉल्यूट करता है एयर को, मतलब गंदगी पैदा करता है एयर में, वाटर में या सॉइल में। 3 फैक्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये पॉल्यूटेंट कितना ख़तरनाक है, कितना सिवियर है ये। उसकी केमिकल नेचर कि वो केमिकली पॉल्यूटेंट कैसा है, उसकी कंसंट्रेशन कि वो कितनी तादाद में एक जगह पाया जा रहा है, और तीसरा क्या है उसकी परसिस्टेंस का मतलब होता है कि वो कितनी देर के लिए वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अगर तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं फिर तो वेल एंड गुड, स्टेइंग टाइम उसका होता है परसिस्टेंस। लेकिन अगर उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं और वो पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा देर के लिए किसी जगह पर रहता है, इसका मतलब वो ज़्यादा देर के लिए ख़तरा होगा। ठीक है, तो ये 3, एक तो उसकी केमिकल नेचर, दूसरा वो कितनी तादाद में वहाँ मौजूद है, उसकी कंसंट्रेशन, और तीसरा क्या है उसका लाइफ टाइम कि वो वहाँ पर कितना ज़्यादा स्टे कर रहा है, उसका स्टेइंग टाइम। स्टूडेंट्स ये पॉल्यूटेंट्स जो है वो कैसे बनते हैं, हमारे इन्वायरमेंट तक कैसे पहुँचते हैं, ज़ाहिर है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, हम फर्टिलाइज़र्स ऐड कर रहे हैं, नो डाउट वो हमारे प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं, बट वो पानी में जाकर एल्गी की ग्रोथ को ज़्यादा कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गर्द गुबार हम पानी में ऐड करते हैं, उसके अलावा हम लोग घरों से निकलने वाला हमारा सर्फ का पानी होता है, वो भी बहुत ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ करवाता है। तो ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग गंद फेंकते हैं, वो सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है, और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं एयर पॉल्यूशन कॉज करता है। मतलब बहुत पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स बना भी कौन रहा है और डिस्चार्ज भी कौन कर रहा है इन्वायरमेंट में? ह्यूमन। ठीक है, हम अपना ही इन्वायरमेंट अपने रहने के लिए ही काबिल नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉल्यूटेंट्स क्या हैं बच्चे? पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कंटेमिनेंट्स हैं। कंटेमिनेंट्स मतलब कि जो किसी चीज़ को इम्प्योर कर दें। ठीक है, कंटेमिनेंट्स आर दो सब्सटेंस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। मतलब कंटेमिनेंट और पॉल्यूटेंट में थोड़ा सा फ़र्क है कि पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन कॉज करते हैं और कंटेमिनेंट क्या करते हैं, किसी चीज़ को इम्प्योर कर देते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी एयर में होते हैं उनको एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर कोई बेनिफिशियल सब्सटेंस भी अपनी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है, तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। मतलब कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, किसी चीज़ की ज़्यादती भी जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। एयर पॉल्यूटेंट्स चेंज द वेदर, बैडली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं? एक तो मौसम बदल के रख देते हैं। ठीक है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी, अगर सांस घुटना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। इसके अलावा जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। कैसे बच्चे? न्यूमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, 10th की बायो में ये रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर चैप्टर नंबर 1 में भी हैं। उसके अलावा एम्फाइसीमा हो सकता है, एस्थमा हो सकता है लोगों को। ठीक है, उसके अलावा प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं अगर प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। एंड डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स को भी डिस्ट्रॉय एयर पॉल्यूटेंट्स कर सकते हैं विद एसिड रेन। हमने आगे जो है वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो एयर पॉल्यूटेंट्स बहुत हार्मफुल होते हैं, पॉल्यूटेंट्स जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट के पॉल्यूटेंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं। बच्चे हमने एयर पॉल्यूटेंट्स को 2 मेजर टाइप्स में कैटेगराइज किया, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी मैटर से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हमने जैसे किसी चीज़ को जलाया है, उससे जो डायरेक्टली पॉल्यूटेंट निकल रहा है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट्स आर द वेस्ट, ये वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ज़ाया जो हो जाते हैं। और एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, एग्जॉस्ट मतलब जिनको बर्न किया जाता है, ड्राइवन आउट जो निकाले जाते हैं, क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, कंबस्शन होती है उसकी, जैसे कि जब पेट्रोल बर्न होता है। ठीक है, जब पेट्रोल बर्न होता है गाड़ियों के चलने की वजह से, तो उससे जितने भी अब हमारे पास जो है वो निकलते हैं वहाँ से जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, वेस्ट होता है,
उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। अब इसमें कौन कौन से सारे वेस्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये इसकी क्लासिफिकेशन, सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी इसमें होते हैं, ठीक है, जिस तरह सल्फर का ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद कार्बन के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं, स्पेशली खासतौर पर नाइट्रिक ऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, जिस तरह मीथेन है। एमोनिया भी हो सकता है विच इज़ NH3 एंड कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के भी डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिस तरह कॉपर का फ्लोराइड हो सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जो रेडिएशंस एमिट करते हैं ना, रेडियो एक्टिव, वो भी जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के तौर पर हैजर्डस हो सकते हैं। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, देखें एक मेन था, ठीक है, वहाँ से निकले हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के आपस में कंबाइन करने की वजह से जो बनता है ना पॉल्यूटेंट, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की वजह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि सल्फर का ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, क्योंकि ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट के किसी के साथ रिएक्शन करने की वजह से बना है। इसी तरीके से कार्बोनिक एसिड बनता है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, H2CO3, और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है स्टूडेंट्स, नाइट्रिक एसिड भी ऐसे ही बनता है जब वाटर और हमारे पास जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट करता है, तब हमारे पास क्या बनता है, HNO3, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी तब कब बनेगा, जब HF कब बनेगा, जब हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और ओजोन भी हमारे पास, ओजोन यहाँ पर देखें पॉल्यूटेंट ही। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ओजोन अगर ज़मीन पर है तो वो पॉइजनस गैस है, इट इज़ पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर उस ओजोन की बात हो रही है। जो मिड स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है वो पॉल्यूटेंट नहीं है, वो तो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच, तो हमें तो सनलाइट की यूवी रे से वो बचा रही है, ठीक है। तो वो एक हमारे पास क्या है, ओजोन, वो प्रोटेक्टिव ओजोन है। लेकिन जो ज़मीन पर है वो हमारे पास एक पॉल्यूटेंट है, ठीक है। उसके अलावा पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्राइट, आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा पेन का, ये भी जो है वो हमारे पास एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है।